हो जाए। और इसमें जो भी चीज़ें हैं जनरली रटने वाली हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आज के टॉपिक में ECG एक टॉपिक आएगा, वो थोड़ा सा समझना है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म होता है एडोलिसेंस। ये जिस एज से आप लोग गुजर रहे हो यही एडोलिसेंट एज है, यानी 12 ईयर से 18 ईयर्स, 12 ईयर से 18 ईयर्स के बीच की जो ये एज होती है इसी को एडोलिसेंस बोलते हैं। इस एज में बॉडी का मैच्योरेशन होता है और बॉडी मैच्योर होने के बाद जो पर्सन होता है वो एक्टिवली जो सोशल लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट करता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडोलिसेंस क्या है तो आप बोलोगे 12 से 18 ईयर्स के बीच के ये जो 6 साल होते हैं इसी को एडोलिसेंट एज बोलते हैं। इस एज में जो चाइल्ड है ये मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद ये सोशल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी इंसान सामाजिक हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं इंसान सामाजिक हो सकता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 12 ईयर्स तक तो चाइल्डहुड रहती है और फिर 18 ईयर से एडल्टहुड आ जाएगी। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो लिंक है ये एडोलिसेंस एज है। इस एज में क्या क्या होता है, बॉडी ग्रो करती है, हॉर्मोन्स में चेंज आते हैं, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करते हैं इसी एडोलिसेंस एज में। और ये जो एडोलिसेंस एज है ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। किस चीज़ के लिए? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। यानी इस एज में जो आपके मेंटली और साइकोलॉजिकली जैसा डेवलपमेंट इस एज में आपका होगा फिर जनरली ऐसा ही रहता है आगे जा कर के। तो इसी वजह से सभी कोशिश करते हैं कि ये जो पीरियड है एडोलिसेंस वाला इसमें मेंटली और साइकोलॉजिकली अच्छा डेवलपमेंट हो, जिससे आगे जा कर के जो बच्चा है वो नालायक ना निकल जाए, वो एक सभ्य इंसान रहे। तो ये एक सेंसिटिव फेज होती है मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। पूछ दिया जाएगा एडोलिसेंस एज में कौन कौन सी ग्रोथ होती है, आपको बताना पड़ेगा। किसके बीच की लिंक है आपको बताना पड़ेगा। कितने ईयर्स इसमें आते हैं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। देखिए, ड्रग या अल्कोहल का पहली बार कोई यूज क्यों करता है? तो क्यूरियोसिटी के लिए, यानी अंदर से ऐसी इच्छा हो रही कि भाई बहुत ही क्यूरियस है कोई कि देखें जरा चख के देखें ये अल्कोहल कैसा लगता है, तो इस वजह से लोग कर लेते हैं। एडवेंचर की वजह से, डर के आगे जीत है कि भाई आज तो हम टेस्ट करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सपेरिमेंट के लिए कि देखते हैं भाई बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या इतना ज़्यादा एक्साइट हो गए, पार्टी सार्टी कर रहे थे, पास हो गए, इतना एक्साइट हो गए कि दारू ही पी डाली 2 बोतलें। तो एक्साइटमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए एंड क्यूरियोसिटी के लिए पहली बार जो बच्चे होते हैं ये ड्रग या अल्कोहल का यूज करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एकेडमिक्स का जो स्ट्रेस होता है इससे बचने के लिए, या फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने के लिए बाद में इसका यूज करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्ट आ रहा है, आप लोग 2 मिनट रुकिए जरा, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अभी ऑडियो वीडियो ठीक है, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है।
हाँ ओके। तो ये जो फर्स्ट टाइम ड्रग या अल्कोहल का जो यूज होता है, ये इस वजह से लोग करते हैं जो क्यूरियोसिटी के लिए या फिर एडवेंचर के लिए। एक मिनट, हाँ तो हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम तो ये रीजन हो गए, इस वजह से लोग फर्स्ट टाइम ड्रग या अल्कोहल का यूज करते हैं। अब बाद में क्या है कि एकेडमिक की जो स्ट्रेस होता है उससे बचने के लिए, सपोज दैट टेस्ट आ रहा है तो उसकी क्या है कि टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो फिर बच्चा क्या करेगा, अल्कोहल का यूज कर लेगा, उससे अच्छा महसूस होगा, अच्छी फीलिंग्स आएंगी। तो जो ड्रग्स और अल्कोहल होते हैं इनका बाद में जो पर्सन है वो यूज करने लगते हैं प्रॉब्लम से बचने के लिए, स्ट्रेस वगैरह से बचने के लिए। फिर उसके बाद एक चीज़ ये पूछ देते हैं कि फिर इनकी आदत क्यों पड़ जाती है, फिर जो बच्चा है वो हैबिचुअल क्यों हो जाता है। तो बोलेंगे देखिए, एक तो हो गया इंडिपेंडेंस, यानी ड्रग या अल्कोहल ले लिया और एकदम किसी का डर उसको महसूस नहीं है, एकदम फ्रीली जी रहा है और खूब मजा आ रहा है उसको। एडवर्टाइजमेंट, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट चले हैं कि उससे इंड्यूस होकर के लोगों को इसकी आदत सी पड़ जाती है। अनड्यू पीयर प्रेशर, फ्रेंड सर्कल, अब पार्टी में गए तो उसने ने प्रेशर डाला कि नहीं आज तो एक पैक लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अनड्यू पीयर प्रेशर लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है यही डाउट आएगा कि पीयर प्रेशर क्या है, नीचे लिख दिया मैंने फ्रेंड सर्कल का जो प्रेशर होता है। साइन ऑफ कूलनेस, जो बहुत अमीर घर के लोग होते हैं वो इसका एक साइन मानते हैं कि भाई अगर आप अमीर हो और आप कूल हो तो ड्रग तो लेना ही पड़ेगा, अल्कोहल तो लेना ही पड़ेगा, एक पैक तो लेना ही पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट मैंने नीचे भी लिख दिया है तो एक जगह लिखा रहने दो। तो इंडिपेंडेंट महसूस होना एडवर्टाइजमेंट की वजह से, फ्रेंड सर्कल के प्रेशर की वजह से और कूलनेस का साइन, ऐसा लोग समझते हैं। तो इन सब वजहों से लोगों को इसकी आदत सी पड़ जाती है। अच्छा, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछ देंगे इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ड्रग या अल्कोहल के लिए किसी को इंड्यूस करते हैं। तो आप बता देना, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एडवेंचर और एक्सपेरिमेंट वगैरह। अब उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं और ये दोनों होते क्या हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। देखिए सबसे पहले एडिक्शन, हिंदी में इसका मतलब है लत पड़ जाना, और डिपेंडेंस का मतलब है किसी चीज़ पर निर्भर हो जाना, डिपेंड हो जाना। तो देखते हैं दोनों क्या हैं। जब कोई पर्सन टेम्परेरली वेल बीइंग के लिए, यानी थोड़े टाइम के लिए अच्छा महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, जब कोई पर्सन हैबिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली किसी सब्सटेंस यानी ड्रग या अल्कोहल पर डिपेंड हो जाए तो इसी को एडिक्शन बोलते हैं। जैसे मैं हूँ तो थोड़े टाइम के लिए खुश रहने के लिए, थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहने के लिए, जब मैं मेंटली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाऊँ, ड्रग या अल्कोहल पर, तो मैं बोलूँगा कि उस चीज़ का मेरे लिए एडिक्शन हो गया है, यानी मेरे में उस चीज़ के लिए एडिक्शन हो गया है। अच्छा, अब ये जो एडिक्शन टर्म है इसको WHO ने 1964 ने डिपेंडेंस से रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ये लगभग एक ही बात है। पहले एडिक्शन टर्म यूज होता था, लेकिन 1964 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडिक्शन टर्म को डिपेंडेंस से रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट आपने ध्यान रखना है, NCERT में दिया हुआ है, और एडिक्शन की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। तो सिंपल से देखिए, रटना नहीं, ऐसे ध्यान कर लो कि जब कोई पर्सन ड्रग या अल्कोहल पर खुश रहने के लिए या थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगने के लिए उसको उस पर डिपेंड हो जाए तो हम बोलेंगे कि उसको उसके लिए एडिक्शन हो गया है। सिंपल सा है। अब उसके बाद देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, एडिक्शन में होता क्या है
अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मैं हूँ, मैं लगातार ड्रग या अल्कोहल का यूज कर रहा हूँ लगातार, तो सीधी सी बात है कि मुझे उसकी लत पड़ जाएगी, यानी एडिक्शन हो जाएगा। और मैं एडिक्शन की वजह से हर दिन यूज कर रहा हूँ ड्रग या अल्कोहल, तो फिर ड्रग या अल्कोहल से मेरी बॉडी में डिजीज होने लगेंगे। जैसे अल्कोहल से लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, ये सब होने लगेंगे। तो फिर अब मुझे लगेगा कि यार यूज कर रहा हूँ तो मुझे डिजीज होंगे, कैंसर वगैरह होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं बंद कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो जिस दिन मैं इन चीज़ों का यूज नहीं करूँगा, उस दिन भी मैं चैन से नहीं बैठ पाऊँगा। क्यों नहीं बैठ पाऊँगा? क्योंकि बॉडी में कुछ और सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे एंजाइटी, नोजिया, स्वेटिंग, शेकीनेस। शेकीनेस का मतलब कपकपी, और एंजाइटी का मतलब बेचैनी, स्वेटिंग का मतलब खूब पसीना निकलेगा, नोजिया मतलब उल्टी करने का मन करेगा। उल्टी होगी नहीं, लेकिन वैसा मन करेगा। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। क्लियर है? और जैसे आज मैंने यूज नहीं किया, ये सारे सिम्टम्स बॉडी में आ गए। अब अगर मैंने अगले दिन यूज कर लिया तो ये विड्रॉल सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ की आपको एडिक्शन हो गया तो आप दोनों तरीके से नहीं बच सकते। यूज करते रहोगे उनको तो डिजीज होंगे ही होंगे। जैसे अल्कोहल यूज करते रहोगे तो कैंसर होगा, सीधी सी बात है। और अगर यूज करना बंद कर दोगे तो बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे, जैसे एंजाइटी और ये स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी इतने सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन अगर आप रीयूज कर दो, यानी ड्रग या अल्कोहल का फिर से यूज स्टार्ट कर दो, तो विड्रॉल सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। अब बात आती है डिपेंडेंस की। तो डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली वर्क करने के लिए जब कोई पर्सन किसी चीज़ पर, चीज़ का मतलब ड्रग या अल्कोहल से है, किसी चीज़ पर यानी ड्रग या अल्कोहल पर डिपेंड हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उसमें डिपेंडेंस हो गया है। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक ड्राइवर होता है, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वो ड्रिंक करके ही ये गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो ट्रक वगैरह चलाते हैं। तो उनमें क्या होता है, ये बात उनको पता है कि भाई अगर हम ड्रग अल्कोहल लेके ट्रक ड्राइव कर रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, नींद आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लेते ही लेते हैं। रीजन, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे ना तो भी उनकी बॉडी में तरह तरह की बेचैनी और ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रक ड्राइवर की जो बॉडी है वो अल्कोहल पर डिपेंड हो गई है। जब वो अल्कोहल लेगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा और ट्रक ड्राइव कर पाएगा। नहीं लेगा तो बेचैनी, स्वेटिंग, शेकीनेस, ये सब सिम्टम्स होने लगेंगे उस पर। तो जब किसी भी ह्यूमन की बॉडी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर डिपेंड हो जाए नॉर्मली वर्क करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि उसमें डिपेंडेंस हो गया है। क्लियर है? ये डिपेंडेंस दो तरह के होता है, मैं आपको बताऊं। एक फिजिकल डिपेंडेंस होता है और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस और एक होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब ये है कि बॉडी जिस सब्सटेंस पर डिपेंड है, अगर उसको आपने एकदम से लेना बंद किया तो आपकी बॉडी में जो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे वो फिजिकल टाइप के होंगे, जैसे नोजिया, स्वेटिंग, ट्रेमर। ट्रेमर, शेकीनेस एक ही बात है। ये फिजिकल टाइप के विड्रॉल सिम्टम्स हैं। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंड है, आप उसका लगातार यूज कर रहे हो और एक दिन आपने एकदम से उसका यूज करना बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी में जो विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होंगे वो इमोशनल टाइप के होंगे, यानी ब्रेन से रिलेटेड होंगे, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक यानी घबराना, बेचैनी, तनाव। ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो इन्हें इमोशनल विड्रॉल सिम्टम्स बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिकल डिपेंडेंसी होती है ये ज़्यादा डेंजरस होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के कंपैरिजन में। जो वर्ड आपको नहीं पढ़ना था वो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो और ये एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं जो मैं हटा रहा हूँ, तो उससे परेशान ना होइएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एडोलेसेंस क्या है? 12 ईयर्स से 18 ईयर्स
कि जो एज होती है, ये जो 6 साल होते हैं, यही एडोलिसेंस है। इस एज में जो चाइल्ड है वो मैच्योर होता है सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी इस तरह से मैच्योर होता है कि आगे जाकर के वो सामाजिक हो जाएगा। हिंदी में बोले तो एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच की लिंक होती है एडोलिसेंट एज। एडोलिसेंस एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हॉर्मोन्स, बिहेवियर, बॉडी में चेंज आता है और ये बड़ी ही सेंसिटिव एज होती है, बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इसी पीरियड में चाइल्ड का मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। पहली बार कोई ड्रग या अल्कोहल का यूज क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट की वजह से करता है, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम्स और एकेडमिक स्ट्रेस से बचने के लिए करने लगता है। एडवर्टाइजमेंट आज जो आते हैं न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में, या फिर इंडिपेंडेंस फील करने की वजह से, या फ्रेंड सर्कल की वजह से, या कूलनेस का साइन मानने की वजह से लोगों को ड्रग या अल्कोहल के यूज करने की हैबिट पड़ जाती है। तो ये फैक्टर्स आपने ध्यान रखने हैं। एडिक्शन डिपेंडेंस लगभग सेम है, माइनर सा फर्क है, मैं बता रहा हूँ, आप उसे समझ लेना। एडिक्शन क्या है कि जैसे कुछ टाइम के लिए अच्छा महसूस करने के लिए, भला चंगा महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, जब मेरी बॉडी साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, हैबिचुअली किसी चीज पर, चीज का मतलब ड्रग या अल्कोहल पर डिपेंड हो जाए, तो मैं बोलूंगा मुझे ड्रग या अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है। 1964 में WHO ने एडिक्शन टर्म को डिपेंडेंस टर्म से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ड्रग या अल्कोहल का कोई रेगुलर यूज कर रहा है मान लीजिए, तो एडिक्शन हो जाएगा उसको, ये तो कंफर्म बात है, लत पड़ जाएगी उसको। तो लत जब पड़ जाती है तो इंसान फिर हमेशा यूज करने लगता है, तो फिर उसको कैंसर और डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, अब वो छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि लगातार यूज करता रहेगा एडिक्शन की वजह से, तो कैंसर एंसर डिफरेंट टाइप के डिजीज तो होंगे ही। और अगर वो इन डिजीज से बचना चाहता है तो उसको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और जिस दिन वो ड्रग या अल्कोहल का यूज नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, बेचैनी वगैरह। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि जैसे ये विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हुए यूज ना करने की वजह से, आप अगर फिर से दोबारा यूज शुरू कर दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स हट जाएंगे। क्लियर है? तो ना तो इधर का रहता है इंसान, ना उधर का रहता है। लगातार यूज करता रहता है तो मरेगा ही मरेगा, और अगर छोड़ा उसने तो भी दुनिया भर के विड्रॉल सिम्टम्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। अब डिपेंडेंस क्या है? नॉर्मल वर्क करने के लिए जब किसी की बॉडी किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंड हो जाए तो इसी को डिपेंडेंस बोलते हैं। मैंने एग्जांपल ट्रक ड्राइवर का दिया था, उसको अच्छे से पता होता है कि भाई अल्कोहल यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करके ट्रक ड्राइव करेंगे नाइट के टाइम तो नींद आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अल्कोहल लेता ही लेता है। रीजन क्योंकि उसकी बॉडी अल्कोहल पर डिपेंड हो गई है। अगर नहीं लेगा तो भी वो अच्छे से ट्रक नहीं चला पाएगा क्योंकि वो बेचैन रहेगा, उसके दिमाग में दुनिया भर की बातें चलेंगी, खुश महसूस नहीं करेगा, तो इसी वजह से वो अल्कोहल ले लेता है। यही डिपेंडेंस है। अब डिपेंडेंस को दो कैटेगरी है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा डेंजरस है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के कंपैरिजन में। फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि मान लीजिए मेरी बॉडी किसी सब्सटेंस पर, ड्रग या अल्कोहल पर फिजिकली डिपेंड है, तो पता है अगर मैं इस ड्रग या अल्कोहल का यूज करना बंद कर दूं किसी दिन, तो मेरी बॉडी में फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होंगे, यानी ऐसे सिम्टम्स जो बॉडी से रिलेटेड हों, जैसे नोजिया, स्वेटिंग, ट्रेमर यानी कपकपी। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जिस दिन मैं सब्सटेंस को यूज करना बंद कर दूंगा उस दिन मेरी बॉडी में जो विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होंगे वो ब्रेन से रिलेटेड होंगे, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हुआ। अब उसके बाद क्या है, सुनना जरा ध्यान से। ड्रग या अल्कोहल का यूज करने से जो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लिया, उससे क्या होगा, वायलेंट हो जाता है इंसान, और तुरंत ही तो होता है, ऐसा तो नहीं अल्कोहल का आज यूज किया और वायलेंट 10 दिन बाद हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही पूछ देंगे कि ड्रग या अल्कोहल का यूज करने से उसी टाइम इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म और वायलेंस। हिंदी में हिंसा, बर्बरता और लापरवाह जो होता है उसी को रेकलेस बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है
ये चीजें कुछ ऐसा ना समझ लेना है कि कुछ दिमाग लगा के पूछी जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। जैसे माइनर आया उसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ड्रग या अल्कोहल का यूज करने पर इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है। अब जैसे एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रग्स आप ले रहे हो कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन वगैरह और ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। सेरिब्रल हेमरेज का मतलब होता है ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग शुरू होने से क्लॉट बनने लगेंगे, उसी को सेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं और इंसान कोमा में भी जा सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, यानी आप किसी ड्रग को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला के अगर यूज कर रहे हो तो ये और भी ज्यादा ये चीज डेंजरस है। जैसे ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है इसकी वजह से क्या है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कई लोग क्या करते हैं, मिक्स करके यूज करते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, अल्कोहल भी लिया और गांजा भी पिया। जहाँ भांग गांजा इनको कैनाबिनॉइड ही तो बोलते हैं, तो पता है वो हाईली कंफ्यूज हो जाएगा और डिलेड एक्शन, उसको हाथ इधर से इधर रखना है तो धीरे धीरे ऐसे रखेगा, यानी रिस्पॉन्स बहुत धीमे धीमे देगा, तो कंफ्यूजन हो जाती है, एक्शन बॉडी में डिले हो जाएंगे अगर कोई अल्कोहल के साथ भांग गांजा भी ले रहा है। ऐसे कोकीन और निकोटीन मिला के कोई यूज कर रहा है तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग का जो लोग यूज करते हैं उनकी भी इतने सीवियर इफेक्ट बॉडी में हो सकते हैं कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक मिनट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंट्रावीनस ड्रग। इंट्रावीनस का मतलब जो इंजेक्शन से ली जाए। अब जैसे इंट्रावीनस ड्रग जो गंजेड़ी टाइप के होते हैं, वो रास्ते में जा रहे थे, उनको कोई एक इंजेक्शन पड़ा मिल गया, वो उठा लिया और उसमें हेरोइन कोकीन भरा और उसका इंजेक्शन बॉडी में लगा लिया। अब अगर वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड है तो फिर उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी ये डिजीज या इनका इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा होता है जो इंट्रावीनियसली ड्रग यानी कोकीन, हेरोइन वगैरह का यूज करते हैं। उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड क्या होता है, आप लोगों ने स्टेरॉइड का नाम भी सुना होगा। जो बॉडी बिल्डर होते हैं बॉडी सॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं और स्टेरॉइड के हैवी साइड इफेक्ट होते हैं। ये देखिए, पिंपल्स और एग्रेसिव बिहेवियर, मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब कभी गुस्सा आना, कभी खुश हो जाना, कभी नॉर्मल हो जाना, इसी को मूड स्विंग बोलते हैं, और डिप्रेशन भी हो जाता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जैसे अल्कोहल और उसी के साथ एस्प्रिन टैबलेट ले लिए तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। अल्कोहल कैनाबिनॉइड ले लिया तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इंट्रावीनियसली ड्रग जो लोग लेते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्रग्स का ओवरडोज लोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होंगे। और अल्कोहल एंड ड्रग का जो इमीडिएट इफेक्ट होता है ये रैकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। अब उसके बाद देखिए, ये चीज जो यहाँ लिखी हुई है ये भी NCERT की है, सुनना जरा ध्यान से। पहली बार जो अल्कोहल लेता है या ड्रग लेता है वो बहुत थोड़ा सा लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो लेने लगता है तो ऐसा क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो ज्यादा अमाउंट में पैक बनाने लगता है, ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल यूज करने लगता है। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे बताया था किसी भी सब्सटेंस का अगर बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है इट मीन्स उसके लिए बॉडी के पास रिसेप्टर्स हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट बोन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि बोन के पास ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हैं। अब जैसे कैनाबिनॉइड आप यूज कर रहे हो उसका बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसके लिए बॉडी में रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। तो सीधी सी बात है, अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल यूज करने पर हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, सीधी सी बात है। देखिए, इनिशियली क्या होता है, ड्रग या अल्कोहल के लिए जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं ये बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं ड्रग या अल्कोहल के लिए। तो शुरुआत में जैसे आज पहली बार ड्रग या अल्कोहल लिया तो बॉडी में रिसेप्टर्स जो हैं
ये इनके लिए हाईली सेंसिटिव होंगे। तो जैसे ड्रग अल्कोहल लोगे थोड़े से अमाउंट में, ये रिसेप्टर्स तुरंत एक्टिव होंगे और तुरंत बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत हमें अच्छा लगेगा। क्लियर है? लेकिन जब आप लगातार ड्रग अल्कोहल यूज करते रहोगे तो इनके लिए जो रिसेप्टर्स बॉडी में हैं, इनकी सेंसिटिविटी घटती जाती है और टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। तो फिर उससे क्या होगा कि मान लीजिए सालों बाद आपने थोड़े से अमाउंट में ही अल्कोहल लिया, तो रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी है रिसेप्टर्स की, वो तो कम हो गई। तो थोड़े से अमाउंट में जब अल्कोहल लोगे तो रिसेप्टर्स एक्टिव ही नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और आपको अच्छा ही महसूस नहीं होगा। तो आप बोलोगे यार आज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चलो जरा मोटा पैक बनाओ और ज्यादा इसमें लो। तो जब ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तब वो रिसेप्टर रिस्पॉन्स करेंगे, तब आपको अच्छा महसूस होगा। तो यही रीजन है कि जो इंसान शुरुआत में कम अमाउंट में यूज कर रहा था, वो आगे जाकर के ज्यादा अमाउंट में यूज करने लगता है, क्योंकि बॉडी रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या है, देखिए मिसयूज, एब्यूज और एंट एब्यूज, इन तीनों में डिफरेंस होता है। इनको सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये वर्ड आपको कई बार मिलेंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस होता है। मिसयूज क्या है? अननेसेसरी यूज और अननेसेसरी यूज या फिर यूज फॉर रॉन्ग इंटेंशन। अब जैसे एम्फेटामाइन ड्रग है, उसका यूज है मेडिकल पर्पज से नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट करना। जैसे जिसको क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर है, ज्यादा टाइम तक सोता रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर लोग एम्फेटामाइन ड्रग लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सही इंटेंशन हुई कि भाई उसको बीमारी है, ठीक हो जाए। लेकिन अगर कोई गलत इरादे से सोच रहा है हम उसको ले लें और कल हमें दौड़ना है, पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट में, तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, तो ये रॉन्ग इंटेंशन है। तो जब कोई ह्यूमन किसी ड्रग का रॉन्ग इंटेंशन से यूज करता है तो उसे मिसयूज बोलते हैं। उसके बाद एब्यूज क्या होता है? देखिए सुनने में आपको एक जैसा ही लगेगा लेकिन हल्का हल्का सा फर्क होता है एडिक्शन और डिपेंडेंस में, ऐसे ही मिसयूज और एब्यूज में। एब्यूज का मतलब क्या होता है? इल्लीगल यूज या फिर यूज फॉर अदर देन क्लिनिकल पर्पस। अब इल्लीगल यूज का मतलब क्या है कि जैसे ये कोकीन और हेरोइन का जो यूज है ये बैंड है, लेकिन फिर भी आप चोरी छुप के पुल के नीचे बैठ करके धीरे से इंजेक्शन लगा के दवा ले रहे हो, ड्रग ले रहे हो, तो ये इल्लीगल यूज हुआ। और जब कोई इल्लीगली किसी ड्रग का यूज करता है, जैसे इंडिया में कोई ड्रग बैन है लेकिन फिर भी आप उसका यूज कर रहे हो, तो ये एब्यूज बोला जाएगा। और रॉन्ग इंटेंशन से आप कोई ड्रग यूज कर रहे हो तो ये मिसयूज बोला जाएगा। ऐसे ध्यान रखिए, मान लीजिए इंडिया में कोई ड्रग है वो बैंड है लेकिन फिर भी आप उसका यूज कर रहे हो तो ये एब्यूज हुआ, और किसी चीज का रॉन्ग इंटेंशन से यूज कर रहे हो तो वो मिसयूज हुआ। अच्छा, अब ड्रग एब्यूज मान लीजिए किसी ने ज्यादा कर लिया, जैसे हेरोइन, कोकेन, इसका यूज बैंड है लेकिन आपने अच्छा महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा डोज एक साथ ले लिया, तो आपकी बॉडी पर सीवियर साइड इफेक्ट हो गए। तो उस कंडीशन में उन सीवियर साइड इफेक्ट ड्यू टू एब्यूज और ड्रग जो हुए हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए या उन साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो चीज यूज करोगे उसे एंट एब्यूज बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये स्टीरॉइड यूज करते हैं। देखिए स्टीरॉइड, ध्यान हो अगर किसी ने पहले पढ़ा था तो मैंने बोला था स्टीरॉइड का अगर अच्छा यूज करोगे तो ये रामबाण होता है। जब कोई बीमारी किसी ड्रग से ठीक नहीं होती है ना, तो फाइनली डॉक्टर स्टीरॉइड पर चला जाता है। बहुत बेनिफिशियल रामबाण होता है ये मेडिकल फील्ड में, स्टीरॉइड जो मेडिसिन होती है। लेकिन इसके मिसयूज भी भयंकर होते हैं, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सब स्टीरॉइड, प्रोटीन, यही सब लेकर के अपनी बॉडी फुलाते हैं और इनके साइड इफेक्ट भी भयंकर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। डायूरेटिक्स का मतलब क्या है? जैसे कैफीन जो ड्रग थी वो क्या कर रही थी? एनर्जी लेवल बॉडी में बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ यूरिन के वॉल्यूम को भी तो बढ़ा रही थी। तो कैफीन को डायूरेटिक ड्रग बोलेंगे। तो डायूरेटिक ड्रग, स्टीरॉइड, एनाल्जेसिक जो पेन किलर होती हैं, नार्कोटिक्स वगैरह, मॉर्फिन वगैरह बताई थी, तो
एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स, ये लिखा हुआ है सर्टेन हॉर्मोन्स, इन सब का यूज स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइम से इनका यूज कर रहा है एनाबोलिक स्टेरॉइड का, एनाल्जेसिक का, डायूरेटिक्स का, हॉर्मोन्स का, तो भयंकर साइड इफेक्ट पड़ेंगे। अब वो साइड इफेक्ट आप कैसे लर्न करोगे, ये देखिए अगली स्लाइड में सब साइड इफेक्ट ही दिए हुए हैं, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। ऐसे साइड इफेक्ट जो मेल और फीमेल दोनों में होंगे, जैसे एक्नी हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, कोई मेल है कोई फीमेल है, वो स्टेरॉइड का, डायूरेटिक का लगातार यूज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो मेल फीमेल दोनों में जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो ये है एक्नी, यानी पिंपल्स होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, दिमाग स्विंग करना, कभी खुश कभी गुस्सा कभी नॉर्मल, डिप्रेशन हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ ये सुन लीजिए, आप लोग डाउट पूछोगे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे। देखिए ये मान लीजिए एक बोन है, तो बोन में ये एक ग्रोथ सेंटर है, एक ये ग्रोथ सेंटर है। ये ग्रोथ सेंटर जब ग्रो करते हैं तो बोन का साइज बढ़ता है, और जब बोन का साइज बढ़ता है तो हमारी बॉडी की हाइट, बॉडी का जो साइज है ये भी बढ़ता है। लेकिन क्या पूरी जिंदगी बॉडी की हाइट थोड़ी बढ़ती है? 20-22 साल जब एज आ जाती है तो फिर ये बोन के जो सेंटर होते हैं, ग्रोथ सेंटर, ये बंद हो जाते हैं, तो बोन ग्रो करना बंद कर देती है और हमारी हाइट बढ़ना भी बंद हो जाती है। लेकिन इसकी एक अपने आप ये नॉर्मल होता है 20-22 एज के आसपास। लेकिन अगर आप 12, 13, 14 साल के हो और उसी एज में आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो, तो फिर जो एक्चुअल टाइम है उससे पहले ही बोन के जो ग्रोथ सेंटर है वो बंद हो जाते हैं और बोन ग्रो करना बंद कर देती है, तो आपकी बॉडी की हाइट भी नहीं बढ़ेगी, बॉडी का साइज भी नहीं बढ़ेगा। वही लिखा हुआ है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ बोन, यानी टाइम से पहले ही बोन के ग्रोथ सेंटर बंद हो जाएंगे तो बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। लिवर और किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर सकती है। उसके बाद मेल के लिए कौन से, ये जो बताए मैंने, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं। अब मेल में सिर्फ कौन से होते हैं साइड इफेक्ट और फीमेल में कौन से होते हैं, ये देखिए गंजापन, बाल्डनेस, जैसे अभी की मैं हूँ, ये अलग बात है कि इसकी वजह से नहीं हुआ है, मैंने हटवाए हैं। प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा, जिसे प्रोस्टेट कैंसर भी बोल सकते हो। टेस्टिज का साइज घट जाएगा तो स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो फर्टिलिटी का लॉस हो जाएगा। फीमेल्स में क्या होता है, फेस और पूरी बॉडी पर हेयर्स ग्रो करने लगेंगे, दाढ़ी मूछ निकलने लगेगी जैसे मेल्स में होते हैं। क्लाइटोरिस का साइज इंक्रीज कर जाएगा, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मल हो जाएगा, वॉइस डीप हो जाएगी, और मस्कुलाइजेशन का मतलब ये है कि फीमेल्स में मेल की तरह कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। ये दाढ़ी मूछ का आना ये एक तरह का यही है, फीमेल्स में मेल की तरह कैरेक्टर्स का डेवलप होना। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी ये आप लोग पढ़ लेना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये क्यों है, 4-5 चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको आप देख लेना। टोबैको, अल्कोहलिज्म ये बता दिया था मैंने, और टोबैको और अल्कोहलिज्म के मैंने वो भी भेज दिए थे पीडीएफ। डाउट्स पूछिए, डाउट्स अभी चैप्टर कंप्लीट तो होने दो, भेज दूंगा मैं। अल्कोहल और एस्प्रिन अगर साथ लिया तो भी अल्सर हो जाएगा, और वैसे लगातार अल्कोहल यूज कर रहे हो तब तो होगा ही। बर्बरता ये पूछना अपने घर में पेरेंट्स से कि बर्बरता क्या है। सिडेटिव का मतलब जिससे नींद आए। किसी ड्रग का आप एब्यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा ड्रग एब्यूज करने से, और जो इफेक्ट पड़ रहा होगा उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन चीजों का यूज करोगे तो फिर आप बोलेंगे उसे एंटी एब्यूज। जैसे मैंने एक ड्रग का एब्यूज कर लिया तो मेरी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे एंटी एब्यूज बोलते हैं। प्रोटीन अलग है, स्टेरॉइड अलग होता है। अब वो रिहैब सेंटर में क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता एक्चुअल में वो करते क्या है, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं।
पैनिक अटैक घबराना ही होता है एक तरीके का। पैनिक क्या है, तुम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो यार, कुछ तो पता ही नहीं है। पैनिक अटैक नहीं जानते क्या होता है? पैनिक का मतलब वही है, घबरा जाना। WFH मुझे भी नहीं पता क्या है। एडिक्शन क्यूरेबल होता है, लेकिन तरीके से होता है, खुद से नहीं होता है। इसीलिए रिहैब सेंटर बने हुए, वहां पर आप जाओगे तो उनका सबका एक तरीका होता है। ऐसा थोड़ी कि एडिक्शन हो गया तो कभी छूटेगा ही नहीं। बहुत लोगों को होता है, लेकिन उसके लिए बहुत भयंकर विल पावर चाहिए, तब जाकर के वो होता है, ऐसे नहीं होता। संजय दत्त देखो एग्जाम्पल बता दिया इन्होंने। बाबा रामदेव सेंटर, वहां जाओ, योगा करो, दिमाग को शांत रखो। एडिक्शन और डिपेंडेंस में बहुत हल्का सा बोल सकते हो, लगभग एक ही बातें हैं वो, ठीक है। तो जो पहले एडिक्शन बोला जाता था, उसकी जगह अब मॉडर्न टाइम में हम डिपेंडेंस वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन हल्की फुल्की अलग अलग है, लेकिन अप्रोक्स वही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर अगला जो है, यह है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। सुनिएगा, देखिए ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में जो मसल्स होती हैं, ये देखिए हार्ट की मसल्स हैं, और ये जो मसल्स हैं हार्ट में, इन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल्स। एक्चुअल में हार्ट में जो हार्ट बीट होती है वो इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। ये मसल्स ही जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं तो हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसे सिस्टोल डायस्टोल या हार्ट बीट बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हार्ट बीट कंटिन्यू रहे तो आपकी कार्डियक मसल्स हेल्दी होनी चाहिए, और कार्डियक मसल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जो ब्लड देता है वो ब्लड कार्डियक मसल्स के पास आता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कार्डियक मसल्स में सप्लाई करना, ये फंक्शन है कोरोनरी आर्टरी का। सुनना ध्यान से, जब इस कोरोनरी आर्टरी में फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइबर और या फिर क्लॉटिंग की वजह से अगर ये कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट ब्लॉकेज है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये कंप्लीटली देखिए ब्लॉक हो गई है। ये देखिए क्यों ब्लॉक हो गई, क्योंकि बीच में ये जो है क्लॉट बन गया है, या फाइबर जमा हो गए या फैट जमा हो गई, तो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो गया 100%। और जब 100% यानी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए कोरोनरी आर्टरी में, तो फिर इसके ट्रीटमेंट में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी का यूज किया जाता है। कैसे होता है? देखिए जो पेशेंट है उस पेशेंट की बॉडी में बहुत सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं कि अगर उनको कट करके आप निकाल लो बॉडी से तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए ये हैंड है, तो हैंड में ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल के थ्रू, एक से थोड़ी जा रहा है, कई सारी ब्लड वेसल लेके जाती हैं, तो अगर आप एक हटा भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसे ही हमारे लेग में एक सैफनियस वीन होती है, जिसका काम होता है लेग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर लेके आना। अगर आप इसको रिमूव कर दो तो भी दूसरी और भी वेन्स हैं जो ब्लड को ऊपर लेके आती हैं, यानी काम चल जाएगा। ऐसे जो चेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, अगर आप इनको हटा भी दो कट करके तो भी इंसान सरवाइव कर जाता है, काम चल जाता है। ठीक है, तो एक पेशेंट है
उसकी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन गया है, क्लॉटिंग हो गई है या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है। और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई कंप्लीटली तो हार्ट के कार्डियक मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, कार्डियक मसल्स वर्क नहीं करेंगी, हार्ट बीट रुक जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो तुरंत उस पर्सन में CABG किया जाएगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, उस पेशेंट की लेग से सैफनियस वेन को निकालेंगे या फिर चेस्ट पार्ट से इंटरनल मेमोरी आर्टरी को निकाल लेते हैं और फिर जिस जगह क्लॉट बना हुआ है कोरोनरी आर्टरी में वहां से बाईपास करा देते हैं। बाईपास का मतलब समझते हो, जैसे ऐसी रोड जो सिटी के बाहर से होकर जाए, उसी को तो बाईपास बोला जाता है। तो यहाँ भी देखिए क्या किया गया है, ये कोरोनरी आर्टरी है और ये बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट है, प्लेक है, कुछ भी बोल दो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। तो अब उसी पेशेंट की बॉडी से मान लीजिए इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकाल करके इस मेमोरी आर्टरी का एक कोर जो है, एक एंड जो है, इसको इधर जोड़ दिया, ये देखिए, और दूसरा एंड इधर जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये ब्लड आ रहा है, देखिए ऐसे कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को जाना इधर था, लेकिन इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे ब्लॉकेज है। तो अब ये ब्लड जो है ये इससे इस ब्लड वेसल में एंटर हो जाएगा और इस ब्लड वेसल से हार्ट की कार्डियक मसल में जाने लगेगा। यही कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। जितना आसान लग रहा है इतना होता नहीं है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। पहली बात ये है ही नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन सालों पहले 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से इसमें दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सा, CABG क्या है और किस टाइम यूज की जाती है। तो आप बोलोगे कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्डियक मसल्स में सप्लाई करना। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में फाइबर या फैट या कोलेस्ट्रॉल या क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाए, और ध्यान रखिएगा ये ब्लॉकेज 100% होना चाहिए, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जानी चाहिए। अगर कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुई है तो फिर दूसरा तरीका यूज करते हैं। ये मेथड तब आएगा जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, तो उस केस में CABG यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की चेस्ट पार्ट से इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकालते हैं या लेग से सैफनियस वेन लेते हैं और इस ब्लड वेसल को जहां पर क्लॉट बना है कोरोनरी आर्टरी में वहां से बाईपास करा देते हैं। तो जो ब्लड होता है वो कोरोनरी आर्टरी से ना जा करके जो दूसरी ब्लड वेसल जोड़ी है उससे होकर के कार्डियक मसल्स में पहुंचने लगता है। यही CABG है। अगर मान लीजिए क्लॉट जो है या जो ब्लॉकेज है ये 70% से कम है, 100% नहीं है, तो फिर उस केस में PTCA का यूज किया जाएगा। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है मान लीजिए, ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पर क्लॉट बना हुआ है, तो इसे तो 100% ब्लॉकेज बोलेंगे। ये हो गया 100% ब्लॉकेज, यानी पूरा ही ये ब्लॉक हो गया है। तो इस कंडीशन में तो वही यूज करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। लेकिन मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें ये ब्लॉकेज है ऐसे, तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, ल्यूमेन छोटा तो हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही ब्लॉक हो गया है। तो इसे बोलेंगे ये है लेस देन 70% ब्लॉकेज, यानी जब कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन ब्लॉक हो लेकिन 100% ब्लॉक ना हो, 70% से कम हो, तो फिर इस केस में ये प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी का यूज करेंगे। तो अब इसमें यही देखना है कि ये कैसे होता है। प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ब्लड वेसल से रिलेटेड है, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, प्रीक्यूटेनियस स्किन के नीचे से इसको करते हैं, इस वजह से प्रीक्यूटेनियस वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। अब सुनना जरा ध्यान से,
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग तब यूज करेंगे जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, और अगर ब्लॉकेज 70% से कम है तो उस केस में पीटीसीए यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ और मेरी कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक नहीं है, थोड़ी बहुत ब्लॉक है, ये आपके सामने दिखा दिया मैंने ऐसे, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो पीटीसीए करेगा। क्या होती है स्टेप? सबसे पहले मुझे सिडेटिव देगा या पेन किलर देगा। सिडेटिव, हिप्नोटिक्स इतनी बार बता चुका हूँ इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी अभी तक ये डाउट लोग पूछ रहे हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि जितनी बार बताता हूँ उस टाइम वो सुनते ही नहीं, और जब एकदम से जागते हैं उन्हें दिखता है सिडेटिव, ये तो बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है, इसका मतलब पूछते हैं क्या होता है। तो सिडेटिव का मतलब होता है ऐसी ड्रग जिसको खाने पर इंसान इनएक्टिव हो जाए, इंसान को नींद आने लगे, उन्हीं को सिडेटिव्स बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले जो सर्जन होगा, जो डॉक्टर होगा, वो सिडेटिव देगा या पेन किलर देगा, क्योंकि नींद आ जाएगी इससे या दर्द नहीं होगा। क्योंकि अभी जब ये पूरा प्रोसीजर चलेगा तो इसमें निडल का यूज करेंगे, तार डालते हैं ब्लड वेसल के अंदर, तो उसमें पेन तो होगा ही। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले पेन किलर या सिडेटिव दे दिया जाता है पेशेंट को, जिससे उसको नींद आ जाए और दर्द ना हो। अगली स्टेप में डीएसए करते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राम। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राम, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हार्ट है यहाँ पर, तो कोरोनरी आर्टरी इधर ही कहीं होगी, ठीक है। ये हमारी रिस्ट पार्ट है हैंड का, इस रिस्ट पार्ट में एक रेडियल आर्टरी होती है, सुनना बड़े ध्यान से। उसी रेडियल आर्टरी में एक तार डाला जाता है, बहुत पतला सा वायर होता है, उसको डाल दिया जाता है और उसको अंदर की तरफ ऐसे सरकाया जाता है। उस तार में रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन लगा रहता है। इससे होता क्या है कि जहां जहां वो तार जाएगा उसकी इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती रहती है। क्यों? क्योंकि तार में रेडियो एक्टिव आयोडीन लगा दिया है, उससे एक्सरे निकल रही होगी और एक्सरे की हेल्प से ब्लड वेसल्स की जो इमेज है, क्लियर इमेज, वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ती रहती है। तो डॉक्टर ऐसे तार अंदर की तरफ करते रहते हैं और स्क्रीन पर दिखता रहता है कि वो तार कहाँ जा रहा है। इस प्रोसेस से कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड वेसल है उसकी जो एकदम क्लियर इमेज है वो दिखाई पड़ेगी, और कोरोनरी आर्टरी में किस जगह क्लॉट बना है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी। यानी टू क्लियर इमेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड टू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी, इसके लिए डीएसए करते हैं। और डीएसए में एक वायर को, ये जो रेडियल आर्टरी है रिस्ट पार्ट पर, यहाँ से डालते हैं और इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन भी जोड़ देते हैं, और इसी रेडियो एक्टिव आयोडीन की वजह से स्क्रीन पर इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बैलून कैथेटर होता है, ये भी एक वायर ही है, और ये वायर बहुत पतले से होते हैं, तार मान लो, वायर मान लो, और इसमें बैलून लगा होता है, गुब्बारा जो फूला हुआ नहीं रहता, पिचका रहता है, यानी इंजेक्ट बैलून कैथेटर, ठीक है। अब ये बैलून कैथेटर अंदर जा रहा है ऐसे, अब बैलून कैथेटर को पहुंचा देते हैं जहां क्लॉट बना है वहां पर। ये देखिए, इसमें देखिए ये क्लॉट बना हुआ है, यानी ये ब्लॉकेज है, ये देखिए पूरा ब्लॉकेज नहीं है, 70% से कम है, और ये बैलून कैथेटर आ गया। इस बैलून कैथेटर पर ये जो व्हाइट लगा हुआ है ये बैलून है जो कि डी इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ नहीं है। अब अगली स्टेप में ये जो बैलून है इसको फुलाते हैं, ये देखिए बैलून फूल रहा है। जब बैलून फूल रहा है तो अगल बगल जो ब्लॉकेज है ये घटता चला जा रहा है, तो ल्यूमेन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। और यही हमें करना था कि जो ब्लॉक बन गया था डिपोजिशन ऑफ फैट, फाइबर या कोलेस्ट्रॉल से, वो वहां से हटे और जिससे ल्यूमेन वापस से बड़ा हो जाए, यही हमें करना था। तो जब बैलून फूलता है ना, तो जो जमा हुआ था वहां पर फाइबर वगैरह जो भी, वो हटते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ल्यूमेन का साइज है वो नॉर्मल हो जाता है, हो गया नॉर्मल। लेकिन अगली स्टेप में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में फिर से कहीं जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल है वो फिर से कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो जाए, इसके लिए एक स्टेनलेस स्टील का बना वायर होता है, ये देखिए, इसको डाल देते हैं और कोरोनरी आर्टरी की वॉल में फिक्स कर देते हैं, ये देखिए ऐसे। तो ये स्टेंट बोलो या स्टेनलेस स्टील का बना वायर, कुछ भी बोलो, ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल की वॉल है उसको फ्यूचर में भी पिचकने नहीं देगा, और ल्यूमेन ब्रॉड बना रहेगा। ब्रॉड बना रहेगा तो ब्लड की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली
चलती रहेगी। ये प्रोसीजर होता है TTCA का। एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन सालों पहले 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एम्स में भी वो भी आया था, तो इस वजह से थोड़ा समझ लेना। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, एक कोरोनरी आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक है तो क्या यूज करेंगे? आप बोलना कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है। अगर ब्लॉकेज 70% से कम है तो क्या यूज करेंगे? PTCA। क्लियर है? उसके बाद PTCA में स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले पेन किलर सिडेटिव देंगे जिससे पेशेंट को नींद आ जाए और पेन ना हो। सेकेंड स्टेप में रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करेंगे, जनरली रेडियो एक्टिव आयोडीन लेते हैं, जिससे हमें बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है उसकी इमेज मिल जाती है और लोकेशन ऑफ क्लॉट ये मिल जाती है। ठीक है। अगले स्टेप में बैलून कैथीटर, एक वायर होता है जिसमें डी इन्फ्लेटेड बैलून लगा होता है, पिचका हुआ। इस बैलून कैथीटर को क्लॉट के पास पहुंचाते हैं, बैलून को फुलाते हैं तो वो जो ब्लॉकेज था वो वहां से हटने लगता है। अगली स्टेप में वायरलेस स्टेनलेस स्टील का बना जो वायर होता है या स्टेंट, उसको कोरोनरी आर्टरी की वॉल में फिक्स कर देते हैं जिससे फ्यूचर में जो वॉल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो। ये PTCA की स्टेप्स। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर टॉपिक है ये हमारा ECG है, और सुनना जरा, पहले ही बता देता हूँ ECG 11th में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में टॉपिक है ये। जिनको हार्ट का स्ट्रक्चर, कार्डियक मसल्स के बारे में, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पता होगा उनको तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक्सप्लेन करने की, और ये टॉपिक अभी जब 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा वहां भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यहाँ लोग बताते नहीं है, स्किप कर देते हैं और बोलते हैं आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो कोशिश कीजिएगा सुनने की ध्यान से, है ना। देखिए ECG है क्या, बहुत ध्यान सुनना। देखिए ये हार्ट है, आपके सामने बना हुआ है, ये देखिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन हार्ट के चारों चैम्बर में जब एक बार सिस्टोल हो जाए, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऐसे, और फिर एक बार डायस्टोल हो जाए यानी रिलैक्सेशन ऐसे, यही एक हार्ट बीट है। यानी हार्ट बीट का मतलब है हार्ट के चारों चैम्बर में सिस्टोल होना और डायस्टोल होना। लेकिन ये हो कैसे जाता है? कार्डियक मसल्स की वजह से, जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाई हैं, ये कार्डियक मसल्स हैं हार्ट के चारों तरफ। ये कार्डियक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो चैम्बर्स में सिस्टोल हो जाता है, चैम्बर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब कार्डियक मसल रिलैक्स होती हैं तो चैम्बर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, चैम्बर्स में भी डायस्टोल हो जाता है। तो गेम पूरा किसका हुआ? कार्डियक मसल का। लेकिन कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके लिए उसको स्टिमुलस चाहिए, यानी अपने आप नहीं होती, उसको कोई स्टिमुलेट करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो इम्पल्स चाहिए या जो मैसेज चाहिए, इसे देने के लिए कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट में। और इस कंडक्टिंग सिस्टम में क्या आता है? SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ विल्स एंड पुर्किंजे फाइबर। ये कंडक्टिंग सिस्टम है, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है हार्ट का जो कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करता है। और जब कार्डियक मसल स्टिमुलेट हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो हार्ट के चारों चैम्बर भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यही सिस्टोल है। ठीक है। और जब कार्डियक मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो चैम्बर भी रिलैक्स हो जाएंगे, यही डायस्टोल है। एक सिस्टोल एक डायस्टोल हो गया तो यही एक हार्ट बीट है। क्लियर है? तो अब ECG क्या है? देखिए ECG के 2 फुल फॉर्म बनेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, पहली बात। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? हार्ट बीट के टाइम, जब हार्ट बीट होती है सिस्टोल डायस्टोल, तो उस टाइम हार्ट की कार्डियक मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल चेंज होते हैं उसी को ग्राफिकली रिकॉर्ड कर लेना, यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। या ऐसे बोल दो, हार्ट बीट के टाइम हार्ट की कार्डियक मसल्स में जो पोटेंशियल में चेंज आता है, कार्डियक मसल्स की पोटेंशियल में जो चेंज आता है, उसे ग्राफिकली रिकॉर्ड करना, यही ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ नहीं, ग्राफ तो मशीन का नाम है।
ठीक है। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, ये एक बड़ी बात होगी। एक्चुअल में देखिए, जब कोई न्यूरॉन या मसल शांत बैठी होती है, इनएक्टिव, रिलैक्स फॉर्म में, तो आप उसका पोटेंशियल चेक करोगे ना गैल्वेनोमीटर जोड़ करके, तो आपको मोस्टली -70 मिली वोल्ट मिलेगा, जिसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि रिलैक्स कर रही है वो। लेकिन जब कोई न्यूरॉन वर्क करती है, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस टाइम अगर आप पोटेंशियल चेक करोगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ो और देखो पोटेंशियल कितना है, तो आपको +30 मिली वोल्ट मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम +30 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वर्क कर रही है मसल, तो वर्क करते टाइम, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो पोटेंशियल होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। तो ऐसे ही जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इस टाइम जो पोटेंशियल होता है कार्डियक मसल में, वो एक्शन पोटेंशियल होता है +30 मिली वोल्ट। और जब कार्डियक मसल रिलैक्स कर जाती है, तो इस टाइम जो पोटेंशियल होगा कार्डियक मसल्स में, ये -70 मिली वोल्ट होता है, या इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल कह देंगे। क्लियर है? तो हार्ट बीट के लिए तो कार्डियक मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, तो इसका मतलब जो इनका पोटेंशियल है ये भी लगातार बदलता रहता है। और इसी पोटेंशियल को अगर ग्राफ की तरह आप रिकॉर्ड कर लो ईसीजी मशीन का यूज करके, तो इसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलता है? अगर किसी भी बंदे को हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो वो डायग्नोस हो जाता है। और दूसरा, हार्ट बीट भी हम गिन सकते हैं। वैसे हार्ट बीट तो हमें पता ही होती है 72 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन ये एवरेज है, हर पर्सन में इतनी ही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। किसी की 90 टाइम्स पर मिनट होती है, किसी की 80 टाइम्स पर मिनट होती है। तो हार्ट बीट को काउंट करने के लिए और हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए ईसीजी का यूज होता है। ठीक है। आपके हार्ट में, मान लीजिए आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हार्ट में कोई डिफेक्ट है कि नहीं, इसे डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर ईसीजी लिख देगा। जब आप ईसीजी कराने जाओगे, तो आपकी बॉडी को ईसीजी मशीन से जोड़ा जाएगा पहले, और जोड़ने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल वायर या लीड्स का यूज किया जाता है, जिनमें से एक वायर को लेफ्ट रिस्ट से जोड़ते हैं, एक को राइट रिस्ट से जोड़ते हैं, और एक को लेफ्ट एंकल से जोड़ा जाता है। लेकिन ये पुराने ईसीजी के लिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में यही गिवन है। आज अगर आप ईसीजी कराने जाओगे, तो उस ईसीजी में आपको 10 से 12 इलेक्ट्रिकल वायर या लीड्स मिलेंगी। यानी 3 लीड्स वाले जो ईसीजी हैं, ये पहले आते थे मार्केट में, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाला ही पढ़ना है। तो अगर ईसीजी बनाना है, तो आपकी बॉडी को ईसीजी मशीन से 3 इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जोड़ा जाएगा, जिनमें से एक को राइट रिस्ट, एक को लेफ्ट रिस्ट, और एक वायर आपके लेफ्ट एंकल से जोड़ी जाएगी। क्लियर है? तो ईसीजी की 2 फुल फॉर्म हुई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी हार्ट बीट के टाइम हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहे हैं, या कार्डियक मसल्स में जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, उसी को ग्राफिकली रिकॉर्ड कर लेना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। बेनिफिट इसका क्या है? हार्ट डिजीज डायग्नोस हो जाता है, हार्ट बीट को काउंट कर सकते हो। कितनी इलेक्ट्रिकल वायर से पेशेंट को ईसीजी मशीन से जोड़ेंगे? 3। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, जब आप अपने आप को मशीन से जोड़ दोगे, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वहां पर ग्राफ बन के आने लगता है, ऐसे इस तरीके से। ये जो सामने आपके बना है, इस तरीके का ग्राफ बन के आने लगता है। ठीक है। इस ग्राफ में आपको 2 तरह की वेव देखने को मिलेंगी। अब समझना, यहाँ पर ईसीजी ग्राफ में 2 टाइप की वेव्स होती हैं। एक है डीपोलराइजेशन वेव और एक होती है रीपोलराइजेशन वेव। लेकिन यहाँ जो ग्राफ बना है, इसमें तो डी और री लिखा ही नहीं कहीं, यहाँ तो PQRST लिखा हुआ है। अभी घबराना नहीं। 2 तरह की वेव होती हैं, एक डीपोलराइजेशन वेव और एक रीपोलराइजेशन वेव। ये जो PQRS, ये चारों ही डीपोलराइजेशन वेव है, और जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन वेव है। अब इनका मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये देखो आपका ईसीजी बन रहा है स्क्रीन पर, और ये डीपोलराइजेशन वेव है, तो आप समझ जाना, डीपोलराइजेशन वेव का मतलब होता है यहाँ पर, डीपोलराइजेशन वेव का मतलब होता है यहाँ पर कि एक्शन पोटेंशियल, और रीपोलराइजेशन वेव का मतलब है रेस्टिंग पोटेंशियल। अलग अलग नहीं है, एक ही बात है।
मैंने बोला डीपोलराइजेशन वेव, तो समझ आना एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। मैंने बोला रीपोलराइजेशन वेव, तो समझ आना रेस्टिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। यानी सुनना बड़े ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि हार्ट की कार्डियक मसल्स में डीपोलराइजेशन वेव है, इसका मतलब है कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल चल रहा है और कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो चैम्बर्स में उस टाइम क्या होता है, सिस्टोल ही तो होता है, और कॉन्ट्रैक्शन को ही एक्साइटेड स्टेज भी कह सकते हो। क्लियर है? रीपोलराइजेशन वेव का मतलब है कार्डियक मसल्स में रेस्टिंग पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब कार्डियक मसल्स रिलैक्स हो गई, या जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिटर्न होकर के रिलैक्स हो चुकी हैं, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेज में आ चुकी हैं। और अगर कार्डियक मसल रिलैक्स होंगी तो जो हार्ट के चैम्बर्स हैं इनमें डायस्टोल चलने लगेगा या रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो देखिए ईसीजी में दो तरह की वेव होती हैं, एक डीपोलराइजेशन वेव और एक रीपोलराइजेशन वेव। डीपोलराइजेशन वेव रिप्रेजेंट्स एक्शन पोटेंशियल and repolarization wave represents resting potential, and action potential की वजह से कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हार्ट के चैम्बर्स में भी कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या एक्साइटेशन आ जाएगा। यहाँ पर PQRS जो है चार तरह की वेव ये यही है डीपोलराइजेशन वेव, जबकि रीपोलराइजेशन वेव रिप्रेजेंट्स रेस्टिंग पोटेंशियल इन कार्डियक मसल्स, और अगर रेस्टिंग पोटेंशियल है इसका मतलब है कि कार्डियक मसल्स रेस्टिंग पोटेंशियल की वजह से रिलैक्स होंगी, और अगर रिलैक्स हो गई तो जो चैम्बर्स होंगे हार्ट के वो रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टोलिक फेज में चले जाएंगे, या यूं बोल दो कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेज में आ गए, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और रीपोलराइजेशन वेव यहाँ पर एक ही है और वो है टी वेव। तो अगर आपसे यूं क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ पर बताइए कि PQRS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीपोलराइजेशन है कि रीपोलराइजेशन वेव है, बोलिए फटाफट। PQRS आर रीपोलराइजेशन लिख रहा है कोई, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, हार्ट की कार्डियक मसल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल AP की RP, एक्शन पोटेंशियल। और जब भी एक्शन पोटेंशियल होगा तो उसकी वजह से मसल्स और चैम्बर्स जो होंगे वो सिस्टोल करेंगे कि डायस्टोल करेंगे, ठीक है, सिस्टोल करेंगे। इसका उल्टा आप रीपोलराइजेशन में कह दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक एक वेव के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है पी वेव की, क्योंकि हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो देखे मैंने अपने आप को ECG मशीन से अटैच किया, तो स्क्रीन पर ये ECG बन के आया है इस तरह का ग्राफ। अब इसमें जो पी वेव है, सुनना बहुत ध्यान सुनना, पी वेव का मतलब है, पी वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन इन ऑरिकल्स, क्योंकि हार्ट बीट जो होती है वो ऑरिकल से शुरू होती है, और पहली वेव भी यहाँ पर कौन सी है, पी वेव। तो पी वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन इन ऑरिकल्स, यानी ऑरिकल्स की कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑरिकल्स में सिस्टोल हो जाएगा, या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, या एक्साइटेड स्टेज बोल दो, यही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन इन एट्रिया, यानी ऑरिकल में डीपोलराइजेशन को पी वेव रिप्रेजेंट करती है, और डीपोलराइजेशन की वजह से ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसे सिस्टोल भी कह सकते हैं। ऑरिकल का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद अगली जो Q है, R है और S है, इन तीनों को एक साथ लेना है, तो QRS कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जब एक साथ बोलेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स की कार्डियक मसल में डीपोलराइजेशन को QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो चैम्बर हैं इनमें सिस्टोल होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, QRS हो गया। तो ऑरिकल में सिस्टोल को P ने रिप्रेजेंट किया, वेंट्रिकल में सिस्टोल को QRS ने रिप्रेजेंट किया, बच गई यहाँ पर टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, रीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से
वेंट्रिकल की कार्डियक मसल रिलैक्स होंगी और वेंट्रिकल में डायस्टोल या रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ऑरिकल में डीपोलराइजेशन या सिस्टोल को P ने रिप्रेजेंट किया, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन या सिस्टोल को QRS ने रिप्रेजेंट किया और वेंट्रिकल में डायस्टोल या रीपोलराइजेशन को T ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन ऑरिकल में रीपोलराइजेशन या डायस्टोल को किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो ECG में कोई भी ऐसी वेव नहीं होती जो ऑरिकल में रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करे, ये ध्यान रखिएगा। यानी ECG डज नॉट शो एट्रियल रीपोलराइजेशन। क्लियर है इतना? अच्छा, अब एक बात यहाँ पर और है, सुनना ध्यान से, एक चीज यहाँ पर और है और वो क्या है, देखिए एक लाइन NCERT में लिखी हुई है। देखो सीधी सी बात है, P मतलब ऑरिकल में सिस्टोल या डीपोलराइजेशन, QRS मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल या डीपोलराइजेशन और T का मतलब है वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल में डायस्टोल। ऑरिकल में रीपोलराइजेशन को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन NCERT में एक और लाइन लिखती है जो कि हाईली कंफ्यूजिंग है, वो ये है T wave marks the end of systole। यही घबरा जाते हैं। T wave अभी तो मैंने बताया है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल को T wave रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि T wave marks the end of systole? इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये डाउट आएगा, मुझे पता है, इसी वजह से मैंने इसको हिंदी में इधर लिख दिया है कि इसका मतलब समझ जाना। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल या डीपोलराइजेशन खत्म हो जाएगा तभी तो वेंट्रिकल में डायस्टोल या रिलैक्सेशन या रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो टी वेव शुरू होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल एंड हो चुका है और डायस्टोल शुरू होने जा रहा है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कहना यही चाह रही है NCERT, लेकिन बहुत दूर का और बहुत ही अजीब तरीके से इसको लिख दिया है। इसका मतलब यही है, टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, इसीलिए मार्क्स लिखा है यहाँ पर, रिप्रेजेंट नहीं लिखा है। यानी टी वेव चिन्हित करता है सिस्टोल के खत्म होने को। इसको आप कैसे करोगे? टी वेव शुरू होने का मतलब है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल खत्म हो गया है और डायस्टोल या रीपोलराइजेशन शुरू हो गया है। क्लियर है? यही है इस लाइन का मतलब यहाँ पर। आगे बात समझ में? अब देखिए, जैसे मैं हूँ, आप हो, हम दोनों लोग गए ECG कराने, तो अगर हम लोगों का हार्ट नॉर्मल एक्ट कर रहा है ना, तो हम सबका ECG ग्राफ यही बन के आएगा। तो ECG ग्राफ अगर सबका एक जैसे बन के आता है, ये जो डायग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब सबका हार्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी ने ECG कराया और उसके ग्राफ में, उस ग्राफ के शेप में कोई चेंज आ रहा है, इस तरीके का नहीं है जो डायग्राम में बना है, इसका मतलब उसमें हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। नॉर्मली ECG ग्राफ इज सेम ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस। डिफरेंट ह्यूमन का जो ECG ग्राफ होता है वो सबका सेम ही होता है, क्योंकि सबका हार्ट एक ही जैसा है। लेकिन अगर किसी के ECG ग्राफ में कोई चेंज दिख रहा है, यानी उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। क्लियर है? अब बात आती है कि हम हार्ट बीट को काउंट कैसे कर लेते हैं। तो देखिए, QRS, इस पूरे एक ग्राफ में एक QRS कॉम्प्लेक्स है और आपको पता है एक QRS कॉम्प्लेक्स एक हार्ट बीट या एक पल्स के बराबर होता है। ये जो आर्टरी है इसको छुओ यहाँ पर तो धक धक महसूस होगा, इसी को पल्स बोलते हैं। तो एक QRS बराबर एक हार्ट बीट या एक पल्स है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का ECG बनाया गया, तो उसमें एक मिनट में 80 बार QRS कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है, 80 बार। तो एक QRS बराबर एक हार्ट बीट, तो इसका मतलब एक मिनट में उसकी हार्ट बीट 80 होगी। यानी जितने QRS कॉम्प्लेक्स एक मिनट में दिखते हैं उतनी ही हार्ट बीट होती है, उतने ही पल्स रेट होता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिन करके हम हार्ट बीट या पल्स को भी पता कर लेते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर जिसको जो डाउट्स हो वो पूछ सकता है। बताइए फटाफट, मैं पूछ रहा हूं। P wave represents depolarization in auricle की ventricle,
ऑरिकल की वेंट्रिकल, फटाफट बोलिए। वेंट्रिकल बोल रहा है कोई, हद हो गई भैया, वेंट्रिकल बोल रहा है। ये कहाँ दिमाग है आप लोगों का, वेंट्रिकल कैसे हो गया? पी वेव शुरू हुई है तो हार्ट बीट शुरू होगी, और हार्ट बीट जब शुरू होगी तो पहले चेंज ऑरिकल में आएगा कि वेंट्रिकल में आएगा? तो वेंट्रिकल कोई बोल रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं। तो पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन इन ऑरिकल, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से ऑरिकल में क्या होगा, सिस्टोल की डायस्टोल। ठीक है, हो गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट बोला है मैंने, तो क्या आएगा, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल की ऑरिकल, वेंट्रिकल, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल। अच्छा, ऑरिकल में रीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑरिकुलर रीपोलराइजेशन, सुन लो पूरा जो मैं बोल रहा हूं, ऑरिकुलर रीपोलराइजेशन कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? टी वेव मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताना करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। टी वेव वेंट्रिकल में सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ये लिखा है टी वेव वेंट्रिकल में सिस्टोल को चिन्हित करता है तो ये सही है, और चिन्हित करने का मतलब ये है कि भाई टी वेव अगर शुरू हुई इसका मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल खत्म हो गया है और डायस्टोल शुरू हो रहा है। हाँ, गुड। अच्छा, अगर किसी भी पर्सन में हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसका ईसीजी जो होगा वो सबके जैसा होगा कि कोई ना कोई चेंज आएगा, उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत सही आपने बताया। 2 पॉइंट हैं, 2 मिनट लगेंगे, जिसको पढ़ना हो रह सकते हो, जिसको नहीं पढ़ना वो लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हैं। ये उसमें आपको मिलेंगे, सबसे लास्ट में दिया होगा, ये इसे क्या बोलते हैं मॉड्यूल में, अरे सबसे लास्ट में दिए रहते हैं 1-2 पॉइंट, नॉलेज के लिए हैं, जस्ट देख लो। अगर आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट ड्रग्स से करते हो तो इसे कीमोथेरेपी बोला जाएगा। अब एक एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एंटीबायोटिक एक तरह के माइक्रोब से निकाली जाती है, और यही एंटीबायोटिक किसी दूसरे टाइप के माइक्रोब से हमें प्रोटेक्शन देती है। यानी एंटीबायोटिक कैसे बनती है, तो आप बोलोगे एक टाइप के माइक्रोब्स से ये केमिकल निकाले जाते हैं, और फिर इन्हीं का यूज दूसरे टाइप के माइक्रोब्स को किल करने के लिए किया जाता है। इन्हीं केमिकल को एंटीबायोटिक कह देते हैं। पहली एंटीबायोटिक जो दुनिया में बनाई गई थी वो थी पेनिसिलिन, लेकिन इसको निकाला गया था फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। ठीक है, बैक्टीरिया से मिलने वाली पहली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। यानी क्वेश्चन आ गया कि पहली एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन बताओगे, लेकिन बैक्टीरिया से मिलने वाली पहली एंटीबायोटिक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बताओगे। और एंटीबायोटिक होती क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही इनको हम निकालते हैं, लेकिन फिर इनका यूज करते हैं किसी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब एंटीबायोटिक कैसे किल करती है माइक्रोब्स को? 2 तरीके से। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर दें, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें, इन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कहते हैं, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। और जो एंटीबायोटिक सेल वॉल ना बनने दें, यानी बैक्टीरिया को किल ही कर दें, ग्रोथ पर नहीं, बैक्टीरिया को किल कर दें, सेल वॉल को ना बनने देने से, तो इसे बैक्टीरियोलाइटिक एंटीबायोटिक बोलेंगे। पेन को किल करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया। फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और एलर्जी वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए सिट्रीजिन यूज करते हैं। बस इतना ही है। जिसको जो डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हो। सारी स्लाइड में भेज दूंगा, परेशान ना होइए आप लोग। चैप्टर खत्म हो गया। ये जो आपका टेस्ट है 1 अगस्त को, उसमें कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आएगा और प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आएगा, 2 चैप्टर।